नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज का इस सेशन की शुरुआत करेंगे। इसके पहले आप लोग को जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी कि हर हर महादेव जी का फोटो दिख रहा है, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग को पता है कि इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको जो भी वीडियो दिया जाता है, उस वीडियो में उन्हीं प्रश्न को लिया जाता है जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए रहते हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है, यानी कि प्रीवियस ईयर में नहीं, जो आगे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग शुरू से इस श्रृंखला में बने हैं और मेरे को पता है कि आप लोग में से बहुत लोग शुरू से इसको देखते आ रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, तो जैसे आप लोग पहले दोस्तों लाइक किए हैं, वैसे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और जो लोग नए हैं, अभी नहीं जुड़े हैं, तो वो लोग चैनल से जुड़ जाएं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करेंगे आज की इस श्रृंखला का। आप लोग एक बार हर हर महादेव लिख दीजिए और आइए करते हैं हम लोग शुरुआत। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी कर दीजिए। आइए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है क्या, प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, पाठ्यचर्या मानवकृत होती है। तो देखिए, पाठ्यचर्या तो मानवकृत होती नहीं है और बैठने से कोई विशेष लेन देन नहीं है और पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र साधन भी नहीं हो सकती है। यानी कि क्या, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये फिर कुछ और देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अभिकथन यानी कि स्टेटमेंट, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके, मतलब कि बच्चे जो व्यवहार करते हैं वो कहाँ से सीख रहे हैं, तो अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीख रहे हैं। ठीक है। अब फिर तर्क क्या दिया है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बच्चों के औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। अब बात को समझिए थोड़ा सा। अब बताइए, बच्चे कहाँ से सीखते हैं, तो दोस्त से सीखते हैं, मित्र से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो ये सारी संस्थाएं क्या है, सामाजिकरण की या तो प्राथमिक संस्था है या तो द्वितीयक संस्था है। यानी कि जो हम लोग का कथन दिया है उसी में से तर्क निकाल सकते हैं, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या है। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कैसा कौन सा ऑप्शन है। तो दोस्तों, हम लोग को पहले ऑप्शन में ही मिल जाएगा क्या, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या करें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, अमूर्त संरचनाओं को साकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। अब देखिए, खूब अभ्यास कराना चाहिए, वो भी अमूर्त, यानी कि ये ऑप्शन हम लोग का तो गलत है। फिर आगे देखिए, वस्तुओं और विचारों को जटिलता से वर्गीकृत करने का मौका मुहैया कराना चाहिए। ठीक है। ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। ऐसी समस्या देनी चाहिए जिनके लिए तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। अब देखिए, वैज्ञानिक समझ भी हम लोग के लिए गलत होता है। ठीक। ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त पर, देखिए उच्च स्तरीय मूर्त पर आधारित होना और वर्गीकृत करने के मौके देना, यानी कि वर्गीकृत करने के मौके देना, यह क्या है, तो यह बेस्ट है। क्योंकि इसमें बालक को एक्टिव किया जा रहा है, यानी कि मूर्त 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 अवस्था पर, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर वस्तुओं और विचारों को जटिलता से वर्गीकृत करने का मौका मुहैया करना चाहिए। और जैसा कि आप लोग को जानते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, देखिए अब वही अवस्था है जिसकी एज क्या होती है, तो 7 से 11 वर्ष। और दोस्तों, आप लोग यहाँ पर एक और बात नोट करिए, क्या आज कल एग्जाम में एक ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था है, चौथी अवस्था है, दूसरी है, पहली है। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए तो ये कौन सी अवस्था है, मतलब कि तीसरी है, दूसरी है, पहली है, चौथी है। तो देखिए, यह जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है और इसके बाद अमूर्त आता है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, वस्तुओं और विचारों को जटिलता से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर
हो जाएगा। आइए फिर कुछ और देखते हैं। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, एक तो नहीं ढूंढना है। दोस्तों, यदि आप लोग में से जो लोग अभी जुड़े हैं, यानी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको एक सी टेट का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसके स्टार्टिंग के आप मात्र 3 वीडियो देखिएगा मेरे कहने से और मेरे सलाह के तौर पर। पहले वीडियो में आपको मिलेगा कि आप सी टेट के लिए क्या पढ़ें, और दूसरे वीडियो में मिलेगा टैग वर्ड, यानी कि ऑप्शन में क्या देखे तो गलती काट दे और क्या देखे तो सही मार दे। और तीसरे वीडियो में दोस्तों आप लोग को मिलेगा रामबाण ट्रिक, वो भी 5। उन 3 वीडियो को देखते हैं समझ जाइएगा कि सी टेट का आपका 50% पर प्रिपरेशन तो ऐसे ही हो गया। तो आइए दोस्तों, जो लोग नए हो उनके लिए यह सूचना है, बाकी लोग देखे भी हैं और लाइक भी किए हैं। दोस्तों, जब आप लोग वीडियो को देखें तो उसे लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, वो भी आंतरिक मोटिवेशन। अब देखिए दोस्तों, आंतरिक मोटिवेशन क्या है इस बात को समझिए, और कभी भी आप लोग आंतरिक मोटिवेशन से ही मोटिवेट रहिए। यानी कि जो आंतरिक मोटिवेशन होता है वो सबसे बेस्ट मोटिवेशन है, यानी कि वह खुद से कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, न कि कोई बाहरी वस्तु के द्वारा। तो हम लोग को क्या रहना है, तो आंतरिक मोटिवेटेड रहना है। तो आप लोग दोस्तों उसे लाइक भी करिएगा। ये दोस्तों हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। अब बताइए, विकास के बारे में सही है ना जी, कि विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। विकास कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि तभी ना गांव की औरतें कहती है कि लड़के 9 महीने पर चलने लगेंगे, थोड़ा सा मतलब कि चलने लगेंगे, माँ बनकर जो भी कर लीजिए, 3-4 महीने पर बबलाने लगेंगे। तो यह पूर्व अनुमान है, तो ये भी सही है। ठीक, आगे फिर देखते हैं। अब देखिए, विकास समान से विशिष्ट की ओर चलता है, यह तो हम लोग जानते ही हैं। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होता है, यह ऑप्शन गलत है और हम लोग को गलत ही ढूंढना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का अभिन्न घटक है। अब देखिए, सबसे अभिन्न घटक कौन है? पाठ्य पुस्तकें, बच्चों का वातावरण, भाषाई दक्षता, रोल प्ले और भूमिका निर्वाह। अब देखिए, प्राइमरी लेवल पर रोल प्ले ठीक है, इसमें बालक एक्टिव है, लेकिन रोल प्ले कहाँ पर होगा? वातावरण में होगा। यानी कि बच्चे को पहले क्या, तो पहले बच्चों का वातावरण सबसे अभिन्न घटक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और देखते हैं। देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अंत अंत वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने के लिए वस्तुओं और कुतरते और काटते रहते हैं। मतलब सीधा कह रहा है कि उन 2 जानवरों को नाम बताइए जिनके दांत हमेशा बढ़ते हैं और वो दांतों को बढ़ने को रोकने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते हैं। छिपकली और गिलहरी, छिपकली और कछुआ, चूहा और गिलहरी, सांप और गिलहरी। तो हम लोग जानते हैं क्या, चूहा और गिलहरी ऐसा कार्य करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है। अब देखिए, सबसे सीखना है कि भाषा को सिखाना है, तो सबसे अच्छा और निवेश आधारित कार्य कौन सा है? शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है। शिक्षार्थी एक कार्यक्रम में अभिनय की जाने वाली लघु नाटिका के लिए संवाद लिखते हैं। शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भूमिका निर्वाह रोल प्ले के अभिनय करते हैं। शिक्षार्थी सुनी हुई बातों के विचारों को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि निम्न कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है। अब देखिए, इसमें से सुनी हुई बातों के विचारों को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ठीक, हमको सीखना क्या है, तो भाषा सीखना है, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसमें देखिए प्रश्न पूछना तो उतना स्पीकिंग नहीं होगा। शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भूमिका निर्वाह रोल प्ले। अब देखिए, रोल प्ले में भी उतनी वार्ता नहीं होगी, जबकि भाषा को सीखना है। शिक्षार्थी एक कार्यक्रम में अभिनय की जाने वाली लघु नाटिका के संवाद लिखता है, लिखने की बात है। शिक्षार्थी 5 समूहों में कहानी पढ़ता है। अब देखिए, पढ़ने की बात है और भाषा सीखने का संबंध पढ़ने से है, यानी कि यह माना जा सकता है कि देखिए भाषा को भी सीखा जाता है तो अर्थ ग्रहण करके,
लेकिन यहाँ पर यह दिखा रहा है कि वो समूह में एक साथ कार्य कर रहे हैं। यानी कि देखिए, समूह में कार्य करने का मतलब क्या है, 4 लोग रहेंगे तो चार तरह की बात कहेंगे, यानी कि वो समूह में अच्छा काम करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं। देखिए क्या करें, कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने के लिए क्या तात्पर्य है। यानी कह रहा है कि जो बहुत सी भाषाएं बच्चे लेकर आते हैं उसे आप कैसे एक रणनीति के रूप में प्रयोग करेंगे। शिक्षार्थियों की समान भाषा में अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में पाठ्य वस्तु के अनुवाद के लिए प्रयोग करना। अब अनुवाद का प्रयोग करने से कोई है, शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना। कक्षा कक्ष के निर्देश में भाषा माध्यम के सिवाय शिक्षार्थियों की अपनी भाषा को प्रयोग नहीं करने देना, ये भी गलत है। बहुभाषी वक्ता बनने के लिए विद्यालय में अनेक भाषाएं सीखना, देखिए ये भी गलत है। अब वक्ता बनना है तो आपको अनेक भाषाएं केवल थोड़ी नहीं सिखाया जाएगा। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें क्या है कि बहुभाषिकता एक रणनीति है, इसके लिए शिक्षार्थियों को भाषा को भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना। यानी कि क्या, जो शिक्षार्थियों के पास भाषा है उसे आप प्रयोग करें किस में, अपने शिक्षण विधि में, और उसे प्रयोग करें किस में, अपने विषय वस्तु में और उनके विषय वस्तु में। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला का ये भी उद्देश्य रहता है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न को करना, क्योंकि हम रिवीजन के तौर पर करते हैं। और एक तो आप लोग को ज़्यादा जो व्याख्या दिया जाता है उसका तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा और आप लोग देख भी रहे हैं। आइए फिर हम लोग बात कर रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है उसे ढूंढना है। साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग केवल, अब देखिए नहीं ढूंढना है, केवल व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए, नहीं भी ढूंढना है, और केवल वर्ड भी इसमें है, यानी कि हमारा टैग वर्ड होगा, तो यह तो गलत होगा, इसे आप गलत काटते हैं, नहीं ढूंढना है। आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों आप लोग को बार बार कहते हैं कि आप उसमें से 3 वीडियो को देखिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा सीटेट का लिंक, तो आप एक बार देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ समझ में आएगा। दूसरा देखिए, साहित्यिक पाठ्य सामग्री सराहना आनंद तथा मजे के लिए होती है, ये सही है। साहित्यिक पाठ्य सामग्री समालोचनात्मक चिंतन का विकास करती है, ये भी सही है। साहित्यिक पाठ्य सामग्री शिक्षण भाषा में शुद्धता लाती है, ये भी सही है। यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर ए ही गलत है और यही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमको नहीं ढूंढना है। आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भाषा सीखना है स्वाभाविक तथा अवचेतन, सुविचारित तथा चेतन, स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों, जन्मजात तथा अस्वैच्छिक। अब अस्वैच्छिक तो हो नहीं सकता। अब देखिए, स्वाभाविक और अवचेतन भी नहीं होगा, बल्कि सुविचारित तथा चेतन सही है। क्यों? क्योंकि हम सुविचारित तरीके से भाषा को सीखते हैं और अपने चेतन यानी अपने माइंड में उसकी मतलब कि समझ विकसित करके हम भाषा को सीखते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसको याद भी रखिएगा, मतलब याद क्या समझ रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आइए फिर आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है। अब कौन सा सत्य है, संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है। अब देखिए, अब कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो नहीं है, संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? संकेत भाषा का भी अपना व्याकरण है। संकेत भाषा का व्याकरण, संकेत भाषा भंगिमा का समूह है। संसार भर में केवल एक ही संकेत भाषा का प्रयोग होता है, ये भी गलत है। यानी क्या सत्य पूछा, यानी संकेत भाषा का भी अपना व्याकरण होता है। यानी कि देखिए, अब आपसे जैसे मान लीजिए कि संकेत भाषा में आप वस्तुओं को दिखाकर नाउन सिखा रहे हैं, यानी कि नाउन नहीं संज्ञा सिखा रहे हैं, तो ये थोड़ी नहीं है कि आप कहीं पर भी कुछ दिखा देंगे। यानी कि संकेत भाषा की अपना व्याकरण होता है। यानी कि 2 अंगुली को दिखाना, 2 अंगुली दिखाएंगे यानी कि 2, तो इसका भी अपना एक तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो यानी संकेत भाषा का व्याकरण होता है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है। यह भारत की राष्ट्रीय भाषा है, यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा, यह भारत की राजभाषा है, यह भारत की सह राजभाषा है। तो क्या है दोस्तों, यह भारत की राजभाषा है। अब देखिए दोस्तों,
भारत की राजभाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब राजभाषा शब्द का मतलब आप ये मत समझिए कि केवल राज्य, राज्य शब्द का नहीं, राजभाषा के देश का यह कार्यकारी भाषा है, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त किए का तात्पर्य है। लग रहा है क्वेश्चन हम लोग दोस्तों कर लिए हैं ना, लग रहा है हो गया। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में असमर्थ नहीं है, मतलब कि समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? अब देखिए क्या कह रहा है। पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में असमर्थ नहीं है। अब कह रहे हैं सेंटेंस को, मतलब कि स्वयं से प्रयोग करने में स्वयं से प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। अब कोई शब्द भंडार आप बताए हैं, उसे वो पढ़ते समय समझ तो रही है लेकिन प्रयोग नहीं कर पा रही है, तो जो यह सेंटेंस लिखा है यह क्या है? सक्रिय भाषा भंडार, निष्क्रिय भाषा भंडार, श्रवण भाषा भंडार, पठन भाषा भंडार। तो ये क्या है? यह निष्क्रिय है, क्योंकि जब वो प्रयोग ही नहीं कर पा रही है, यानी कि यह निष्क्रिय शब्द भंडार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। कह रहे हैं क्या कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ने की अनुवर्त कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है। वह क्या कर रही है? अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है, यह बात तो ठीक है। अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कह रही है, यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि दोबारा दोहराव आ गया। उनके लेखन कौशल को पुनः बलन दे रही है, यह तो ठीक है। उनके कौशल को याद करने को बढ़ा रहे, याद करने भी गलत आ गया। अब देखिए तीसरा और पहले में से कौन अच्छा है? उनके लेखन कौशल को पुनः बलन दे रही है, अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है। हाँ देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर 1 क्यों सही हो जाए? क्यों घटनाएं लिखेगा तो उसके अंदर उप विषय वस्तु, यानी कि दूसरे विषय वस्तु के बारे में और उस विषय की जो साइड मतलब चीज़ें रहती है उसका भी जानकारी उसको मिलेगा, यानी कि उसके बारे में उसका समझ विकसित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे देखते हैं। कह रहा है कि आधारभूत अंतः व्यक्तिक संप्रेषण कौशल है, भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं, उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, अमूर्त विचारों तथा संकल्पनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा प्रयोग करते हैं, विषय पर वैज्ञानिक शोध के प्रतिवेदन रिपोर्टिंग के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, आधारभूत अंतः व्यक्ति संप्रेषण कौशल भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं। किसमें प्रयोग करते हैं? तो भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए फिर आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए किसी बालिका की उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। क्या? मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है, ठीक। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंडा बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग का होना चाहिए? अब देखिए पहले तो क्या पत्थर और लकड़ी के घर है, वर्षा भी बहुत होती है और ठंड भी बहुत अधिक पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो यह कहाँ का है? तो हम लोग जानते हैं कि बांस के लकड़ी के घर और पत्थर के कहाँ बनते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में ही बर्फ भी ज़्यादा पड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और बात करते हैं। कह रहा है क्या एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न में से किन मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए? उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें, लिंग के आधार पर पूरी कक्षा में जितने समूह बना सके, समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कभी भी संज्ञानात्मक स्तर पर आप समूह नहीं बना सकते हैं, सारे पढ़ने वालों को एक साथ, न पढ़ने वाले को एक साथ। लिंग के आधार पर भी नहीं बना सकते हैं कि लड़का लड़के अलग अलग। क्यों? क्योंकि लैंगिक मतलब कि जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा देगा। पूरी कक्षा में जितने समूह बना सके यह कोई बात नहीं, बल्कि समूह के बीच सहभागिता, यानी कि एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करे, एक दूसरे का हेल्प करे
और प्रतिभागिता यानी सब कोई उसमें क्या हो तो भाग ले के आधार पर समूह बनाए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। कह रहे क्या छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो देखिए 6 से छऊ और 6 से छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कह रहा है क्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन में को सम्मिलित करना चाहिए। अब कह रहा है कि जो हम लोग का एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, उसके अनुसार गणित में आकलन में किसको सम्मिलित करना चाहिए? छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने। ठीक है, देखिए कभी भी प्राप्तांक के आधार पर श्रेणी करना हम लोग के गलत हो रहा है। छात्रों के संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल को अर्जन संबंधित प्रगति, ये ठीक है। कार्यविधि और सूत्रों को ज्ञान, ये भी गलत है। छात्रों की त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता या परख, ये भी गलत है। बल्कि हम लोग का एनसीएफ के अनुसार आकलन क्या है तो छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल को अर्जन संबंधित प्रगति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और देखते हैं। कह रहा है क्या कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लैंगिक रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सबसे उपयुक्त होगा? कौन सा होगा? सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण, यह ठीक है। अखबार में लैंगिक सशक्ति की कहानियाँ, अब अखबार में पढ़ेगा तो निष्क्रिय हो जाएगा। सफल महिलाओं की कहानियाँ पढ़ेगा तो कुछ मोटिवेट मिलेगा। महिला स्वस्थ पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण। बल्कि सबसे अच्छा क्या है? सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण, यानी कि क्या? बात को समझिए, लैंगिक रूढ़िवादिता को बात कर रहा है कि बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है कि समाज में जो लैंगिक रूढ़िवादिता है कि यह कार्य बच्चा करेगा, यह कार्य बच्ची करेगी, तो वो किसी भी घर को जब जाएगा तो देखेगा कि इसमें कौन सा कार्य किसका है। यानी खाना बनाने का काम लड़कियों का है, ये बाहर का काम है, यानी कि वह ऑब्जर्व कर लेगा इसमें लैंगिक रूढ़िवादिता है कि नहीं है। यानी कि सबसे अच्छा ऑप्शन हम लोग का ये है कि उसको घर पर लेकर जाएंगे तो देखेंगे अगर पुरुष खाना बना रहा है और औरत कुछ और कर रही है पुरुष वाला काम, तो कहेंगे कि लैंगिक रूढ़िवादिता नहीं है। अगर जैसे कि जो काम समाज मानता है कि लड़कियां खाना बनाएगी ऐसा कुछ है तो उस घर में लैंगिक रूढ़िवादिता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है देखिए क्या कह रहा है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की सक्रियता, ज्ञान प्राप्त करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, यह तो गलत हो गया। अभ्यास और दोहराव, ये भी गलत हो गया। उद्दीपक प्रक्रिया के संबंध की प्रक्रिया, यह तो नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वाइगोत्स्की साहब जिन्होंने समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया है, इसका फोल्डिंग शब्द दिया है, पाड़ दिया है, ढांचा दिया है, रूस के वैज्ञानिक, इनके अनुसार क्या है तो ज्ञान निर्माण की सक्रियता, जो बताते हैं कि बच्चे आपस में क्या करते हैं तो प्राइवेट स्पीच करते हैं, यानी कि निजी वार्ता करते हैं। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्या रहे, अनुवा 3 अंकों की संख्या का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? क्या दर्शा, अब देखिए कार्य नहीं मतलब कर रहा है लेकिन कहीं पर रुक जा रहा है, और जो रुक जा रहा है और फिर वह अपने शिक्षक की मदद से पूरा कर रहा है, तो वह क्षेत्र क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि वह समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, न कि पुनर्वलन, परिपक्वता, प्रतीकवाद। वह क्या है तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और दोस्तों, हम लोग का आज का क्लास कंप्लीट हुआ। और केबीएस पेडागॉजी यानी केबीएस की कोई तैयारी करता हो तो आप उसे बताइए कि पेडागॉजी के लिए एमसीक्यू आया है, वैसे ही हिंदी के भी लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। दोस्तों हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। दोस्तों बस जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। और दोस्तों आप लोग चैनल के सपोर्ट में इस वीडियो को बस शेयर कर दीजिए। और दोस्तों हम लोग मिलेंगे अपने अगले बेहतर वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों टेक केयर।